A block of mass m is in contact with the cart as shown in figure. The coefficient of static friction between the block and the cart is mu. Find the acceleration a of the cart that will prevent the block from falling. इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक नीचे नहीं गिरना चाहिए इस कार्ट के रेस्पेक्ट में. इसका मतलब अपन एक ऑब्जर्वर कंसीडर कर लेते हैं जो इस कार्ट पर ही है और इसके रेस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट पर रहना चाहिए. पर क्योंकि ये ऑब्जर्वर अब एक्सेलरेटेड फ्रेम में आ चुका है तो अपने को मालूम है यहाँ पर एक इमेजिनरी फोर्स अपने को कंसीडर करनी पड़ेगी, दैट इज सूडो फोर्स. तो जब ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट बात करेंगे तो इस ब्लॉक पर एक सूडो फोर्स लग रही होगी जो फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन लग रही होगी. उसकी वैल्यू होगी मास ऑफ ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम. और बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट यहाँ पर एक क्या लग रही है, नॉर्मल फोर्स. अब बच्चा इसको पुल कौन कर रहा है, mg. और यही तो क्वेश्चन बोला है कि गिरना नहीं चाहिए. तो इसका मतलब कौन बचाएगा इसको गिरने से, फ्रिक्शन. इसका मतलब यहाँ पर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन. अब एक बात ध्यान रखना, ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है ये फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू mg से बड़ी या फिर बराबर होगी तभी ये रेस्ट पर रहेगा. तो ये अपनी सबसे मेन कंडीशन है. अब मालूम है एफ लिमिटिंग की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन. तो आई कैन से दिस इज म्यू एन मोर देन mg और इक्वल टू mg. एन की वैल्यू क्या यहाँ पर देख सकते हो हॉरिजॉन्टली बैलेंस्ड है, इक्वल्स टू ma. आई कैन से n इक्वल्स टू ma. यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं म्यू ma मोर देन इक्वल टू mg. m से m कैंसिल हो गया, आपको a ढूंढना है. इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू मोर देन इक्वल टू g बाय म्यू होगा. तो ये ब्लॉक नीचे नहीं गिरेगा विद रेस्पेक्ट टू दिस पर्सन. तो सर यहाँ पर एक और डाउट बच्चों को रखता है कि जैसे हमने लिखा कि f लिमिटिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg, तो एक्सेलरेशन आया, मतलब इसका ये भी हो सकता है कि अगर वहां पर ब्लॉक रेस्ट पे है तो क्या f लिमिटिंग ही लग रहा होगा? नहीं सर, हो सकता है कि f लिमिटिंग की वैल्यू 100 न्यूटन है, अज्यूम कर लेते हैं, और mg की वैल्यू 60 है. तो सिर्फ 60 न्यूटन ही फोर्स रिक्वायर्ड है उसको बैलेंस करने के लिए. तो जरूरी नहीं है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन पूरा काम आए. उसके अंदर हो सकता है कि उसका कुछ पार्ट काम आ जाए, इसको अपन F स्टैटिक कहते हैं. और अपने को मालूम है स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, तो जितना फोर्स पुलिंग होगा उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा. तो आइए बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक बहुत अच्छा सा टॉपिक जो यहाँ पर हमारे लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट करता है, जिसमें लिखा हुआ है टू ब्लॉक सिस्टम. बच्चों बड़ा आसान यहाँ पर इसको सॉल्व करना होता है. बस हमारे पास एक ही इक्वेशन है जो काम की है, F नेट बराबर ma. आप नोटिस करना, विद द हेल्प ऑफ दैट इक्वेशन हम लोग किसी भी तरह का डबल ब्लॉक सिस्टम सॉल्व करेंगे. तो बच्चों यहाँ पर जो डिस्कशन करने हम लोग जा रहे हैं, पहले उसको हमें ध्यान से समझना है. बच्चों अभी हम लोगों ने कंडीशन यहाँ पर बनाई हुई है और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसा कंसीडर कर रहे हैं कि ये दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं. हमने ऐसा मान लिया कि ये दोनों ब्लॉक a एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रहे हैं. तो बच्चों अब अगर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो अब यहां पर कुछ ऑब्जर्वेशन हमें करने हैं जो आपको ध्यान से सुनना है. बच्चों m1 एंड m2 दो ब्लॉक्स हैं. यहां पर सरफेस स्मूथ है, मतलब सरफेस से किसी भी तरह का फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है. और यहां पर हम लोगों ने लगाया है फोर्स. तो बच्चों एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग यहां पर करना चाह रहे हैं और उस डिस्कशन को आप ध्यान से देखिएगा. ऑब्जर्व कीजिए कि यहां पर एक सरफेस हम लोगों ने कंसीडर की है. ऑब्जर्व कीजिए यहां पर दो ब्लॉक्स हैं और इन दोनों ब्लॉक्स की रफ सरफेसेस को हमने कांटेक्ट में रखा हुआ है लाइक दिस. ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, इस डायग्राम की तरह अब मैं इस पर एक फोर्स अप्लाई करने जा रहा हूं. नोटिस कीजिए बच्चों, अगर मैं इस पर एक फोर्स अप्लाई करता हूं तो आप नोटिस करते हैं कि जैसे ही मैंने फोर्स अप्लाई किया तो दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं. बच्चों इस पर्टिकुलर कंडीशन को देख के एक डाउट हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करता है. वो डाउट क्या है कि देखिए m1 ब्लॉक जिस पर हमने फोर्स लगा रखा था उसको मूव करना था. मान लेते हैं उसमें नेट फोर्स F था आगे की तरफ और वो a एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव किया. वो क्यों मूव किया उसका रीजन मुझे पता है. न्यूटन के फर्स्ट लॉ में हमने सीखा है कि बॉडी पे अगर नेट फोर्स रहा होगा तो डेफिनेटली उसके पास एक्सेलरेशन है, और वो हमने देखा भी. पर जो दिमाग में डाउट क्रिएट हो रहा है वो डाउट ये कि अपवर्ड ब्लॉक को हमने नहीं छेड़ा. आप नोटिस कीजिएगा दोबारा से कि मैंने सिर्फ नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया तो उसको चलना चाहिए, मैं एग्री करता हूं, उसका रीजन हमें पता है. पर ऊपर वाले ब्लॉक का जिसके पास रेस्ट था, हमने नीचे फोर्स लगाया तो ऊपर वाला ब्लॉक भी एक्सेलरेट हो गया. तो सोचने वाली बात है बच्चों कि न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में सिखाया है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में आई है तो डेफिनेटली उस पर कोई ना कोई नेट फोर्स है. तो वो नेट फोर्स कौन सा है वो हमें ढूंढना है. आइए बच्चों एक बार डायग्राम देखते हैं, फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आते हैं. नोटिस कीजिए बच्चों, सबसे पहले हमने फोर्स किस पे लगाया, m1 पे.
तो सरफेस तो स्मूथ है, वहां से किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगा। तो बच्चों यहां पर अगर हमने M1 पे फोर्स लगाया तो सबसे पहले चलने की टेंडेंसी किसमें आएगी? M1 में, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगा है। तो बच्चों जैसे ही M1 आगे की तरफ आगे भागने की कोशिश करेगा, ऊपर वाला ब्लॉक क्या देखेगा कि M1 उसके रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है। जैसे ही हमने M1 पे फोर्स लगाया, M1 आगे की तरफ भागेगा। जैसे ही M1 आगे जाने की कोशिश करेगा तो M2 क्या देखेगा कि M1 उसके रिस्पेक्ट में आगे जा रहा है। और इस आगे जाने वाली स्लाइडिंग को या आगे वाली स्लिपिंग को रोकने के लिए जो M2 है इस पे फ्रिक्शन कहां लगाएगा? पीछे की तरफ, जिसको मैंने स्मॉल f से शो कर दिया। अब बच्चों हम लोग जानते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सोच के देखिए, मान लेते हैं कि M2 ने M1 पे फ्रिक्शन लगाया पीछे, तो M1 भी M2 पे फ्रिक्शन लगाएगा आगे। तो बच्चों एक चीज अब मुझे समझ में आई कि नीचे वाला ब्लॉक किसकी वजह से चल रहा था? इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट की वजह से। और ऊपर वाला ब्लॉक किसकी वजह से चल रहा था? फ्रिक्शन की वजह से। बच्चों मैंने जो बोला उसको ध्यान से सुनना। ऊपर वाला ब्लॉक किसकी वजह से चल रहा था? फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि और कोई दूसरा हॉरिजॉन्टल फोर्स मुझे इसके अलावा इस पर दिखाई नहीं दे रहा। तो डेफिनेटली अगर ऊपर वाला ब्लॉक फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है तो इस बात को हम लोग अगेन इस बात से, डायग्राम से या इस कंडीशन से प्रूव कर सकते हैं। बच्चों नोटिस कीजिए कि ये दोनों ब्लॉक, इनकी रफ सरफेसेस जो है वो हम लोगों ने कांटेक्ट में रखी हुई है लाइक दिस। नोटिस कीजिए, तो ऑब्जर्व कीजिए, नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया, वो चला, और ऊपर वाला ब्लॉक किसकी वजह से चला? फ्रिक्शन की वजह से। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये तो बता दिया कि ऊपर वाला ब्लॉक फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है, इनकी रफ सरफेसेस कांटेक्ट में है, तो फिर प्रूफ करने वाली बात ये भी है कि सर अगर इनके बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो ऊपर वाला ब्लॉक नहीं चलना चाहिए था, सिर्फ नीचे वाले ब्लॉक को चलना था। बिल्कुल बात ठीक है। तो बच्चों इस बार हम लोग क्या करते हैं कि इनकी स्मूथ सरफेसेस जो है वो कांटेक्ट में रख देते हैं लाइक दिस, ऐसे। तो बच्चों स्मूथ सरफेस अगर मैंने कांटेक्ट में रख दी है, चेक कीजिएगा, ठीक है, और अगेन मैं नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूं, तो नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया तो आपने नोटिस किया नीचे वाला ब्लॉक मेरे हाथ में आ गया, जबकि ऊपर वाला ब्लॉक वहीं की वहीं नीचे गिर गया, क्योंकि अब इनके पास फ्रिक्शन था ही नहीं, इनके बीच में फ्रिक्शन पहले से बहुत कम था, जो कि ऊपर वाले ब्लॉक को अब नहीं चला पाया। और अगेन मैं इनके बीच में फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस कर दूं तो देख के बताइए कि ऊपर वाला ब्लॉक साथ में चल के आ गया, और फ्रिक्शन को फिर से इनके बीच में हटा दूं तो देख के बताइए ऊपर वाला ब्लॉक वहीं की वहीं नीचे गिर गया। तो इसका मतलब एक बात साबित होती है कि इन दोनों में से एक ब्लॉक ऐसा है जो फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है। इस बात को हम लोग कैसे यूज करेंगे वो आप आगे क्वेश्चन में समझिएगा। अब बच्चों जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर अपन ने फोर्स लगाया अपर ब्लॉक पे, जैसे सर ने पहले जो कंसीडर करा था वो लोअर ब्लॉक पे फोर्स लगाया था। अब वापस उसी चीज को अपन साथ के साथ इसी डायग्राम से समझ लेते हैं कि अगर मैं अपर ब्लॉक पे फोर्स लगाऊंगा तो क्या नीचे वाला ब्लॉक साथ में चलेगा या नहीं चलेगा, वो एक्सपेरिमेंट से देख लेते हैं। तो देखिए अभी दोनों की रफ सरफेस कांटेक्ट में है जो ग्रीन कलर वाली है। अब जैसे ही मैं ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाऊंगा तो क्या नीचे वाली सरफेस साथ चल रही है? अगर आप ध्यान दें तो मैं सिर्फ ऊपर वाले को पुश कर रहा हूं, अगर वापस देखना चाहें तो देखिए मैं सिर्फ ऊपर वाले को पुश कर रहा हूं, नीचे वाला साथ चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि नीचे वाला जो ब्लॉक है वो भी कहीं ना कहीं फ्रिक्शन के कारण चल रहा है, बिकॉज अप्लाइड फोर्स तो ऊपर वाले के पास था। और अगर सरफेसेस को स्मूथ कर दें, जैसा सर ने कहा कि फ्रिक्शन पहले से तो बहुत कम हो गया और ऊपर वाले को इस बार मैं पुश करता हूं तो क्या ऊपर वाला तो आगे निकल गया और नीचे वाला वहीं रह गया। वापस देख लो कि अगर मैं ऊपर वाले को पुश करता हूं तो ऊपर वाला आगे निकल गया और नीचे वाला वहीं रह गया। इसका मतलब नीचे वाले के पास सफिशिएंट फोर्स ही नहीं पहुंचा, सफिशिएंट फ्रिक्शन ही नहीं पहुंचा, जिस कारण वो चल पाता। अब उसी का अपन फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो देखिए यहां पर जब ये फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पे लगाया गया तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा होगा, ये M2 ब्लॉक और नीचे वाला M1 ब्लॉक। तो M1 क्या देखता है कि M2 को कोई बाहर की तरफ खींच रहा है और M1 के रेस्पेक्ट में M2 आगे खिसक रहा है। अगर M1 के रेस्पेक्ट में M2 का रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी आ रही है तो M1 उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। तो M1 ने उसको अपोज करा फ्रिक्शन से। यह फ्रिक्शन किसने लगाया? M1 ने लगाया M2 के ऊपर। तो हाथों हाथ एक्शन का रिएक्शन होगा, M2 वही चीज M1 पे लगा देगा आगे की साइड, और M1 आगे की साइड लगाएगा तो इसका मतलब ये हुआ M1 ने M2 पे फ्रिक्शन लगाया और M2 ने M1 पे फ्रिक्शन लगा दिया आगे। तो बताओ M1 पे जो टेंडेंसी आई मोशन की वो कौन लेके आएगा? ये फ्रिक्शन। और नीचे वाली सरफेस आपको स्मूथ दे रखी है तो ये ब्लॉक आगे चल जाएगा। और वहीं पर अगर ये फ्रिक्शन बहुत कम हो जाए और नीचे वाली सरफेस हल्की सी रफ हो जाए तो हो सकता है ये रुका भी रह सकता है। तो यहां पर
इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे जो टेंडेंसी आ रही है वो इन दोनों के नेट फोर्स के कारण आ रही है, और यहां पर जो टेंडेंसी आ रही है वो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन आ रही है। इसका मतलब एक ब्लॉक फ्रिक्शन के कारण चल रहा है और एक अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के रिजल्टेंट के कारण चल रहा है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग इस पर एक और कंडीशन सीखते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने डायग्राम्स में सीखा कि डबल ब्लॉक के क्वेश्चन में दो ही तरह के क्वेश्चंस हमको जनरली देखने को मिलते हैं। पहला कि ये दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से साथ चल रहे हैं, ये दोनों ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से साथ चल रहे हैं, लाइक दिस। ये दो सरफेसेस हैं, ये सेम एक्सेलरेशन से एक साथ चल रही है। इसको बोलते हैं दैट टू ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर विद सेम एक्सेलरेशन। और दूसरा पैटर्न का क्वेश्चन होता है दे आर स्लिपिंग ओवर ईच अदर, मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा स्लिप हो रहा है। तो एक के रिस्पेक्ट में जब दूसरा स्लिप हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि उनके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग चल रही है और उनका एक्सेलरेशन एक दूसरे से अलग है। तो हम यहाँ पर अब ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये साथ में कब तक चलते हैं और इनके बीच में अगर स्लिपिंग स्टार्ट होती है तो उसका कारण क्या है। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, क्वेश्चन हमने लिया है। क्वेश्चन बहुत आसान है, पर इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया है अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is placed on a long trolley. The coefficient of friction between the block and trolley is 0.6. The trolley moves with constant acceleration of 5. Then find the friction force acting on the block. बच्चों जो क्वेश्चन दिया है उसको तो हम सॉल्व कर ही लेंगे, पर इस क्वेश्चन में मैं बीच बीच में वैल्यूज चेंज करके अपने एक पॉइंट पर काम करूंगा जो कि अपने कॉन्सेप्ट्स होंगे। ऑब्जर्व कीजिए, मान के चलिए बच्चों कि हमारे लिए जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और यहां पर हम लोग एक ट्रॉली कंसीडर कर लेते हैं कुछ ऐसी, इस तरह से, जो कि ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रही है और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है 1 kg। तो बच्चों इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन अवेलेबल है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.6। तो अगर हम लोग सबसे पहले यहां पर म्यू के पहले हम लोग नॉर्मल निकाल दें तो नॉर्मल की वैल्यू हो गई mg which is equal to 10 न्यूटन। अब बच्चों हमने हमेशा सीखा है कि जब भी कोई क्वेश्चन फ्रिक्शन का सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले निकालिए क्या, नॉर्मल जो हमने निकाला। दूसरा हमें क्या निकालना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये पता करने के लिए कि सरफेस में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना अवेलेबल है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग निकाल देते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन which is equal to mu sn। अब क्वेश्चन में म्यू एस और म्यू के इंडिविजुअली डिफाइंड नहीं है तो हम लोग दोनों सेम ही कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हो गया 0.6 एंड नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया 10। तो ये हो गया अपने पास कितना 6 न्यूटन। ये कौन सा फ्रिक्शन है जो सरफेस में मैक्सिमम अवेलेबल है। अब बच्चों हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या दिखाई देगा। तो नोटिस कीजिए बच्चों अब ध्यान से, हमने देखा है डेली लाइफ में रोज ही देखते हैं लगभग कि एक ट्रक है, उसके रियर साइड बहुत सारा लगेज होता है। हम क्या नोटिस करते हैं कि हमारे रिस्पेक्ट में ट्रक भी आगे जा रहा है और ट्रक के रियर साइड जो लगेज है वो भी उसके साथ आगे बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों ट्रक चल रहा है बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स, ऊपर जो ब्लॉक है वो भी ट्रक के साथ आगे जा रहा है। तो हमें ये पता करना है कि ब्लॉक अगर ट्रक के साथ आगे जा रहा है तो उसको आगे ले कौन जा रहा है। नोटिस कीजिए इसमें नॉर्मल और एमजी एक दूसरे को बैलेंस किए हैं। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक उसको कहां जाता हुआ दिखाई देगा, आगे जाता हुआ दिखाई देगा विद द सेम एक्सेलरेशन 5। मान लेते हैं ऐसा, अभी मैं केवल मानने की बात कर रहा हूं, कंफर्म अपन बाद में करेंगे। तो इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक a बराबर 5 से आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके दिमाग में क्वेश्चन है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने सिखाया है कि अगर एक्सेलरेशन आगे है तो इसका मतलब आगे की तरफ कोई ना कोई नेट फोर्स होना चाहिए। तो चेक करते हैं, नॉर्मल ने mg को बैलेंस किया, अब आगे की तरफ जो फोर्स है वो कौन सा है। बच्चों इमेजिन कीजिए ये ट्रक की सरफेस, इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है। हम अच्छे से जानते हैं कि जैसे ही ट्रक चलना स्टार्ट करता है तो ब्लॉक की टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग कहां होती है, पीछे। ट्रक के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ब्लॉक की टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग कहां होगी, पीछे। तो अगर ब्लॉक की ट्रक के रिस्पेक्ट में टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग पीछे है तो ऑब्जर्व कीजिए फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, आगे। तो इसका मतलब इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग जाएगा आगे। और नोटिस कीजिए अभी हमने प्रीवियस डायग्राम्स में यही तो डिस्कस किया था कि डबल ब्लॉक्स में एक ब्लॉक ऐसा है जो फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है। सोच के देखिए कि अगर ये सरफेस स्मूथ होती तो क्या होता। जैसा भी आपको सर ने भी बताया था, मैंने भी बताया था कि स्मूथ सरफेस कर दी जाती तो ट्रक के रिस्पेक्ट में ब्लॉक कहां स्लिप हो रहा था, पीछे। अब सरफेस स्मूथ है तो ब्लॉक की पीछे की तरफ स्लिपिंग रोकने के लिए ट्रक के रिस्पेक्ट में कोई है नहीं, तो ये कहां गिर जाता, नीचे। बिल्कुल। तो यहां पर अगर हम डेली लाइफ में देखते हैं कि ब्लॉक अगर आगे जा रहा है तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो अब इस पर्सन को उसका आंसर मिल गया F नेट बराबर ma से कि आगे की तरफ फ्रिक्शन नाम का फोर्स है
जो 1 kg को 5 का एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से इसे इन दोनों का एक्सेलरेशन 5 दिखाई दे रहा है। तो बच्चों फ्रिक्शन बराबर आ गया 5 न्यूटन, जो उस पर्टिकुलर ब्लॉक पे लगना चाहिए। अब नोटिस कीजिए बच्चों कि अगर यहां पे फ्रिक्शन 5 न्यूटन का है तो हमने तो आंसर निकाल के रख दिया, पर अब हमें इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से कंपेयर भी करना है। बच्चों ध्यान से सुनो, ये कौन सा फ्रिक्शन है जो 1 kg को 5 का एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए रिक्वायर्ड है? ये कौन सा फ्रिक्शन हमने निकाला जो 1 kg के ब्लॉक को 5 एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए रिक्वायर्ड है? कितना रिक्वायर्ड है? 5 न्यूटन। ये कौन सा फ्रिक्शन है जो हमें चाहिए? किस चीज के लिए? ब्लॉक को 5 का एक्सेलरेशन देने के लिए। क्या इतना फ्रिक्शन सरफेस में अवेलेबल है? बिल्कुल है। सरफेस में कितना है? 6। और हम सरफेस से कितना मांग रहे हैं? 5। तो डेफिनेटली सरफेस हमको ये चीज प्रोवाइड करेगी। तो ऑब्जर्व कीजिए कि ब्लॉक और ट्रक, अगर इनके बीच में रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो हमें चाहिए उतना अवेलेबल है, तो ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। तो बच्चों पहली चीज हमने क्या सीखी कि सेम एक्सेलरेशन से दोनों ब्लॉक्स कब तक चलेंगे? जब तक उनको सेम एक्सेलरेशन से चलने के लिए उनके बीच में जितना फ्रिक्शन हमें रिक्वायर्ड है उतना सरफेस हमको प्रोवाइड करेंगे। अब नोटिस कीजिए बच्चों कि अब मैं छोटे से चेंजेस कर रहा हूं, और वो चेंजेस, ये तो अपने इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर है, बट अब मैं छोटे से चेंजेस कर रहा हूं। अब उन चेंजेस को आप नोटिस कीजिएगा। मैं यहां पर इसका एक्सेलरेशन कर देता हूं, कुछ वैल्यू चेंज कर रहा हूं। अब मान लेते हैं कि ट्रक ने अपना एक्सेलरेशन 6 कर दिया, तो ऑब्जर्वर चाहता है कि ब्लॉक ट्रक के साथ चले और इसका एक्सेलरेशन भी कितना हो जाए? 6। तो बच्चों अगर ब्लॉक का एक्सेलरेशन बढ़ा है तो एक्सेलरेशन बढ़ाने के लिए फोर्स नेट भी ज्यादा होना चाहिए। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि मास उसका 1 है और एक्सेलरेशन उसका चाहिए हमें 6, तो कितना फ्रिक्शन लगना चाहिए? 6। इतना फ्रिक्शन लगना चाहिए किस चीज के लिए? ताकि ब्लॉक का एक्सेलरेशन 6 हो जाए और वो ट्रक के साथ सेम एक्सेलरेशन से आगे चले। तो बच्चों ये कौन सा फ्रिक्शन है जो हमें चाहिए? क्या इतना फ्रिक्शन सरफेस में है? बिल्कुल। तो इसका मतलब अब भी सरफेस हमारी डिमांड पूरी करेगी और ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से आगे मूव करेंगे। बच्चों हमने इन दोनों पॉइंट्स में क्या सीखा कि दो ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से अगर चल रहे हैं तो उसका कारण क्या है? क्योंकि उनके बीच में सेम एक्सेलरेशन लाने के लिए जितना फ्रिक्शन हमें चाहिए उतना सरफेस हमको प्रोवाइड करेंगे, और हो रहा। बट अब मैं एक और चेंज कर रहा हूं बच्चों, और ये हमारे पास एक लास्ट पॉइंट है कि अगर अब हम लोग इस ट्रक का एक्सेलरेशन बढ़ा दें, बच्चों ट्रक का एक्सेलरेशन बढ़ा के अब हम करते हैं इसका 7। तो बच्चों इसका एक्सेलरेशन हमने 7 कर दिया, तो ऑब्जर्वर चाहता है ब्लॉक भी किससे चले? 7 से। तो बच्चों अगर ब्लॉक को भी वो 7 से चलाना चाहता है तो बच्चों 7 का एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए कितना फ्रिक्शन लगना चाहिए? 7 न्यूटन। इतना फ्रिक्शन बच्चों हमें चाहिए। क्या सरफेस में इतना फ्रिक्शन है? नो। तो सरफेस हम मना कर देगी कि अब मेरे पास इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं है, मैं आपको 7 न्यूटन का फ्रिक्शन नहीं दे सकती। तो वो सरफेस कह देगी कि मेरे पास तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है? 6, और उसकी हेल्प से मैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना दे सकती हूं? 6। अब नोटिस कीजिए ट्रक किससे चल रहा है? 7 से, और ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है? 6। तो तेज कौन चल रहा है? परसेंट वेलोसिटी किसकी तेजी से बढ़ रही है? ट्रक की। तो बच्चों ट्रक की वेलोसिटी तेजी से बढ़ रही है एज कंपेयर टू ब्लॉक, तो ट्रक के रिस्पेक्ट में ब्लॉक क्या होगी? स्लाइड करेगी। तो बच्चों स्लाइड क्यों स्टार्ट हुई? क्योंकि उनके बीच में सेम एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने का जितना फ्रिक्शन हमने डिमांड किया था उतना सरफेस ने उसको प्रोवाइड नहीं किया। तो बच्चों यहां से क्या कॉन्सेप्ट बने? सेम एक्सेलरेशन कब आता है? जब सेम एक्सेलरेशन लाने के लिए जितना फ्रिक्शन हमें चाहिए उतना सरफेस हमको प्रोवाइड कर सकती है। और डिफरेंट एक्सेलरेशन या स्लाइडिंग कब स्टार्ट होती है? जितना फ्रिक्शन हमें चाहिए सरफेस उसको प्रोवाइड करने से मना कर दे, तो उस केस में वो बॉडी तेज चलती है जो एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से चल रही है, और फ्रिक्शन की हेल्प से जो चल रही है उसका एक्सेलरेशन एज कंपेयर टू दूसरी बॉडी कम रह जाता है और वहां पर स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल सर इसी के टॉपिक को अपन आगे लिखते हैं और देखते हैं कि जो लिखा हुआ है वो सर ने समझाया वो एग्जैक्ट सेम है। देखिएगा, अगर 2 ब्लॉक सिस्टम आपको दे रखा है, यहाँ पर 2 मास m1 m2 है, नीचे वाली सरफेस स्मूथ, दोनों के बीच में कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू, और जो फोर्स लग रहा है वो नीचे वाले ब्लॉक पे लग रहा है। तो आप शायद समझ ही चुके होंगे कि कौन सा ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन से चल रहा है? अपर ब्लॉक। तो अपर ब्लॉक अगर चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन से चलेगा। तो ध्यान दीजिए, कंसिडर बोथ द ब्लॉक एज अ सिस्टम। सबसे पहले अपने को करना क्या है? पहले चेक कर लो कि पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या आएगा। वो कैसे चेक कर सकते हैं? जब पूरे को एक सिस्टम मान ले। कहने का मतलब है इस पूरे को एक सिस्टम मान लिया तो सिस्टम का टोटल मास कितना हो गया? m1 + m2। तो वी सेड कंसीडर बोथ द ब्लॉक एज अ सिस्टम।
कंसिडर बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग विद द सेम एक्सेलरेशन, अज्यूमिंग कि दोनों साथ में ही चल रहे हैं। ये पहले से अज्यूम कर लेते हैं, आई सेड अज्यूम कर लेते हैं। तो उस केस में जो कॉमन एक्सेलरेशन आएगा दोनों का वो कितना होगा? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन मास। अब बच्चों एक बात समझना, आप बोलोगे सर फ्रिक्शन तो आपने यहां पर नेट फोर्स में नहीं लिया। अब बेटा जैसे ही आपने इसको सिस्टम कंसिडर करा तो फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में वो इंटरनल फोर्स हो गया, और नेट इंटरनल फोर्स जीरो हो जाएगा बिकॉज एक में तो पीछे लग रहा होगा और एक में आगे लग रहा होगा, पर ड्यू टू सिस्टम वो नेट जीरो हो गया, फ्रिक्शन वाला पार्ट जीरो हो गया। तो अभी एक्सटर्नल कितना बचा? F। तो आई कैन से A इक्वल्स टू F नेट अपॉन मास, तो वैल्यू आएगी दिस F अपॉन टोटल मास दैट इज m1 प्लस m2। और इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन को अपन कॉमन एक्सेलरेशन भी कह रहे हैं। इसका मतलब अगर कहीं लिखा जाए AC का मतलब है कॉमन एक्सेलरेशन, जो अपन इस पूरे सिस्टम का अज्यूम कर लिया कि अभी ये दोनों साथ में चल रहे हैं। फिर अब देखेंगे आगे कि क्या ये वाकई में अपना जो अजम्पशन है वो सही है या गलत है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए। तो बच्चों जैसा सर ने आपको बताया स्टेप नंबर 1 में कि जैसा भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए डबल ब्लॉक का, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी दो ब्लॉक्स हैं उनको एक सिस्टम मान लेंगे। बिल्कुल सर। और सिस्टम मानने के बाद हम लोग वहां पर कॉमन एक्सेलरेशन निकालेंगे, ऐसा अज्यूम कर ले, क्योंकि हमारा ये अजम्पशन है जैसा सर ने बताया। अब बाद में हम लोग क्लियर करेंगे कि हमारा अजम्पशन सही निकला या फिर गलत निकला। तो बढ़ते हैं उसमें सेकंड स्टेप में, और सेकंड स्टेप लिखा है फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। बच्चों फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन तो आपको याद आ रहा होगा, हमने एक डिस्कशन किया था। अब हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है तो नॉर्मल चाहिए। तो बच्चों हमने जो डिस्कशन किया था उसमें एक नॉर्मल यहां है, एक नॉर्मल यहां है। इस नॉर्मल की वैल्यू हमने निकाली थी m2g और इसकी निकाली थी m1 प्लस m2g। पर कांटेक्ट फोर्स पढ़ते टाइम हम लोगों ने एक बात की थी बच्चों, आपको याद होनी चाहिए कि जो नॉर्मल और फ्रिक्शन जो है वो कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि यहां फ्रिक्शन किन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा? m1 और m2 के बीच में, मतलब कि यहां पर फ्रिक्शन अवेलेबल है। तो बच्चों इस फ्रिक्शन को निकालने के लिए हमें इसी सरफेस वाले नॉर्मल की जरूरत है। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जिस सरफेस का फ्रिक्शन निकाल रहे हो, चाहे वो आगे लग रहा हो या फिर पीछे, जिस सरफेस का आप फ्रिक्शन निकाल रहे हो उस फ्रिक्शन को निकालने के लिए उसी सरफेस का नॉर्मल होना चाहिए। और इस नॉर्मल की वैल्यू जो होनी चाहिए आप सभी को याद है वो कितनी होगी? m2g। और बच्चों हम लोग अब लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल रहे हैं। सर बच्चे यहाँ पर जनरली एक क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई वी आर फाइंडिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन ओनली। बिल्कुल सर, एक बहुत अच्छा डाउट आपने इस बच्चों के लिए पूछा। बच्चों देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन हम लोग यहाँ पर क्यों निकाल रहे हैं? हमने जैसे अभी अपने कॉन्सेप्ट बनाए और कॉन्सेप्ट बना के तैयार किए कि दो ब्लॉक्स के बीच में सेम एक्सेलरेशन कब तक होता है, दो ब्लॉक सेम एक्सेलरेशन से कब तक साथ चलते हैं। तो हमने क्या ढूंढा था? जब तक उनको साथ में चलाने के लिए जितना फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है उतना सरफेस हमको प्रोवाइड कर रही है। तो पहले पता तो करें कि सरफेस में मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है उसको हम क्या नाम देते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं F लिमिटिंग, जिसकी वैल्यू है म्यू एस इनटू m। म्यू एस हमें अलग से नहीं दिया तो हम लोग उसको म्यू मान लेते हैं, और नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी? m2g। बच्चों जल्दी से बोलकर बताइए ये कौन सा फ्रिक्शन है जो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में मैक्सिमम अवेलेबल है? मैंने ये नहीं बोला कि लग रहा है, इतना अवेलेबल है। हमें कितना चाहिए उस पर डिस्कशन करते हैं आगे। तो बच्चों जैसा सर ने भी आपको ढूंढा लिमिटिंग फ्रिक्शन को, तो याद करो इससे पहले वाले क्वेश्चन में सर ने बार बार एक बात आपसे कही थी कि रिक्वायर्ड कितना है, अपने को कितना चाहिए और अवेलेबल कितना है। तो उसके लिए अपने को मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है, उसके लिए अपने को बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम। अब बच्चों जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जरूरी नहीं कि अपन दोनों ही बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तब एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से ही अपना काम चल जाता है। पर क्योंकि अभी अपन सीख रहे हैं तो अपन चेक करते हैं कि दोनों बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कोई वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा, तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर वर्टिकल फोर्सेज मार्क नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल फोर्सेज हैं वही मार्क कर रहा हूँ। तो उनको देखते हुए आप समझना, अगर यहाँ पर इस बॉडी की m1 की टेंडेंसी आगे जाने की है बिकॉज फोर्स इस पे आगे लग रहा है, और जैसा अपने पहले वाले पार्ट में कंसिडर करा कि ये पूरा सिस्टम कॉमन एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, इसका मतलब इस पूरे का एक्सेलरेशन कहां पर है? आगे। अगर पूरे का एक्सेलरेशन आगे है तो ये ऊपर वाला ब्लॉक आगे किसके कारण गया होगा ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण गया होगा। इसका मतलब ऊपर वाले पे फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा,
या फिर दूसरा बोलने का तरीका जो हमने आपको वो भी बताया था कि सपोज ये नीचे वाला ब्लॉक आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ऊपर वाला ब्लॉक उसको रोकेगा और उसको अपोज करेगा उसके मोशन को? तो मोशन को अपोज करेगा तो फ्रिक्शन कहां लगाएगा? पीछे। इसका मतलब नीचे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे और एक्शन रिएक्शन के कारण ऊपर वाले पे फ्रिक्शन लग जाएगा आगे। और यही ऊपर वाले पे जो फ्रिक्शन लगा, यही वो कॉज है जिस कारण इसके पास ए एक्सेलरेशन आया। तो ध्यान देना, इसके नीचे वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूं, कितने फोर्सेस लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? एक एफ जो फॉरवर्ड है और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन। तो मैं यहां पर भी फ्रिक्शन मार्क कर देता हूं। और सिमिलरली ऊपर वाले ब्लॉक पे, M2 ब्लॉक पे, ये कौन सा लगा? सिर्फ ये वाला एफ। अब बच्चों ध्यान देना, मैंने इस एफ को भी यहां बनाया, इस एफ को भी यहां बनाया, बिकॉज दोनों कांटेक्ट के कारण जनरेट हुए हैं। तो ऐसा नहीं करना कि ये फ्रिक्शन फोर्स यहां लगा दे, बिकॉज वो बीच में नहीं आया, वो सरफेस के अलोंग आया है, इसलिए अपन ने यहां बनाया है। तो यहां पर ये फ्रिक्शन आ गया एफ। अब बच्चों जैसा अपन ने माना था कि कॉमन एक्सेलरेशन ए से जा रहे हैं, अपने को मालूम है नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उसी से अपन पहले इसकी इक्वेशंस बना लेते हैं। तो क्या इक्वेशन बनेगी? ए एक्सेलरेशन आगे है, एफ माइनस एफ, बिकॉज कैपिटल एफ डोमिनेटिंग मान रहा था और स्मॉल एफ उससे कम होगा, दैट इज इक्वल्स टू m1a। और सिमिलरली यहां से स्मॉल एफ दैट इज फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बिकॉज एक्सेलरेशन भी आगे ही था। अब बच्चों ये कौन सा फ्रिक्शन है? ये वो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो अपने को चाहिए ताकि मोशन कांस्टेंट या कॉमन एक्सेलरेशन जो अपने कंसीडर करा था उससे हो जाए, करेक्ट? अगर ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इस अवेलेबल लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो उस केस में अपना जो अजम्पशन था कि बॉडी कॉमन एक्सेलरेशन से चलेगी और दोनों बॉडी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर होगी, वो बिल्कुल परफेक्ट है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं बोला, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। बेटा सिस्टम अपन ने किसको माना? सिस्टम अपन ने दोनों ब्लॉक को माना, ग्राउंड सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों बॉडीज कॉमन एक्सेलरेशन से आगे तभी जाएगी जब ये जो फ्रिक्शन आया, ये फ्रिक्शन की वैल्यू या तो छोटी हो या जस्ट बराबर हो किसके? लिमिटिंग फ्रिक्शन के। अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाएगा, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। पर अपने को क्या ध्यान रखना है कि अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन या जो फ्रिक्शन अपने को चाहिए और जो अवेलेबल है वो फ्रिक्शन अगर उसके बराबर है या फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग से छोटी है, तो दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से चलेंगे और अपना अजम्पशन बिल्कुल सही होगा। इसका एक्सेलरेशन भी AC होगा जो अपन पहले निकाल चुके हैं, और इसका एक्सेलरेशन भी AC ही होगा। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा कि अगर दोनों के बीच का ये जो फ्रिक्शन है ये F लिमिटिंग से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। तो देखिए बच्चों, जैसा सर ने आपको बताया उसमें एक पॉसिबिलिटी तो आपने देखी कि हमें जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है दोनों को साथ में चलाने के लिए, उसकी वैल्यू लिमिटिंग के बराबर या उससे कम है, तो सरफेस प्रोवाइड करेगी, ये दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। अब बात आती है कि अगर ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन लिमिटिंग से ज्यादा हुआ तो क्या हुआ। तो बच्चों देखिए, जैसा कि सर ने पहला केस आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि इफ वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, देन कंसीडरेशन इज करेक्ट। जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में अजम्पशन किया था, दोनों साथ चलेंगे एंड बोथ द ब्लॉक्स विल मूव विद सेम एक्सेलरेशन, दैट इज कॉमन एक्सेलरेशन। सर यहां पर बच्चों का एक डाउट होता है इस पर्टिकुलर कॉमन एक्सेलरेशन के लिए कि दोनों अगर ये साथ में चल रहे हैं ऐसे, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है जैसा आपने बताया, तो इनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है सर, अगर वो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, बिकॉज दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। और कितना लग रहा होगा? और उसकी वैल्यू Fs के बराबर होगी, जो फ्रिक्शन जो अपन ने फाइंड आउट करा था F एक्टिंग फ्रिक्शन के बराबर होगी। मैंने ये नहीं बोला लिमिटिंग के बराबर होगी, जितना रिक्वायर्ड है उसके बराबर होगी। तो बच्चों देखिए, सेकंड केस अब हम लोग यहां पर कंसीडर कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड केस, अगर F रिक्वायर्ड, मैं REQ लिख देता हूं, F रिक्वायर्ड यानी कि फ्रिक्शन रिक्वायर्ड ज्यादा है किससे? लिमिटिंग फ्रिक्शन से। क्या मतलब हुआ कि दोनों ब्लॉक साथ में चलना चाहते हैं और साथ में सेम एक्सेलरेशन से चलना चाहते हैं, तो सेम एक्सेलरेशन से चलाने के लिए उन्हें जो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू लिमिटिंग से ज्यादा है। तो बच्चों
रिक्वायरमेंट आपकी ज्यादा है और सरफेस में इतना फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में सरफेस आपको ज्यादा फ्रिक्शन देने से मना कर देगी। तो उस केस में हमने क्या सीखा था कि जो ब्लॉक एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से चल रहा है वो ग्रेटर एक्सेलरेशन से चलेगा, और जो फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है उसको ज्यादा फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से उसका एक्सेलरेशन एज कंपेयर टू दूसरा ब्लॉक कम रह जाएगा और उनके बीच में क्या स्टार्ट हो जाएगी, स्लिपिंग, बिल्कुल रिलेटिव स्लिपिंग। और जब वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूविंग होंगे तो उनके बीच में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बच्चों अब देखिए इसको हम लोग कैसे करेक्ट करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, if value of required friction is greater than the value of limiting friction, then consideration is wrong. Both the blocks will move with same common acceleration, will not move with same common acceleration, and they will start slipping over each other with different acceleration, and kinetic friction will act between them. तो बच्चों हम लोगों ने जो assumption किया था वो गलत साबित हो गया, अब वो साथ में नहीं चल पाएंगे क्योंकि फ्रिक्शन अवेलेबल है ही नहीं जितना हमें चाहिए। तो स्लिपिंग स्टार्ट हो गई तो अब इनके बीच में काइनेटिक लग जाएगा। तो बच्चों देखिए जैसा प्रीवियस केस में आपको सर ने बताया था कि प्रीवियस केस में यहाँ F है और यहाँ F है, उसका नेचर आया था स्टैटिक, तो यहाँ पर अब हमें इन्हीं डायग्राम में क्या करना है, पीछे की तरफ बस Fk लगा देना है और इस पे आगे की तरफ लगा देना है Fk, बिल्कुल सेम, और इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा A1, एक्सेलरेशन A2। A1 A2 आपको समझ में ही आ गया होगा, क्यों, क्योंकि अब दोनों का सेम एक्सेलरेशन नहीं है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, F माइनस Fk को क्या लिख सकते हैं, म्यू के n इज इक्वल टू m1a, और यहाँ पे बन जाएगी Fk बराबर m2a, क्योंकि चलाने वाला फोर्स Fk है और इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, m2a, और Fk को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू के n। इस तरह से हम लोग A1 और A2 कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको A1 नाम दिया है और इसको A2। तो बच्चों हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि विद द हेल्प ऑफ दीज स्टेप्स हम लोग कैसा भी ब्लॉक सिस्टम आ जाए सॉल्व कर सकते हैं। इनको हम लोग अब समराइज कर देते हैं एक साथ। हमें क्या करना है, स्टार्टिंग से स्टेप नंबर 1, दोनों ब्लॉक्स को मान लेते हैं एक, और उसके बाद निकालते हैं उनका कॉमन एक्सेलरेशन जो अपने अजम्पशन लिया है कि दोनों साथ चल रहे हैं। और स्टेप 2 में हमें क्या करना है, उनके बीच में निकालना है लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये पता करने के लिए कि सरफेस में कितना फ्रिक्शन अवेलेबल है। और उसके बाद किसी भी एक ब्लॉक का FBD बना लो और चेक कर लो कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन कितना है। अगर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम या उसके बराबर है तो अपना अजम्पशन सही है, दोनों ब्लॉक उस कॉमन एक्सेलरेशन से ही चल रहे हैं और उनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन। बिल्कुल सर। और लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर हमारा रिक्वायरमेंट लिमिटिंग से ज्यादा है तो सरफेस में फ्रिक्शन अवेलेबल ना होने के कारण, आई मीन इनफ ना अवेलेबल होने के कारण, उनके बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी और F काइनेटिक लगेगा, उनके एक्सेलरेशंस अलग होंगे। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, उन्हीं ब्लॉक्स पे F हटा के बस Fk लगा देना है, F माइनस Fk इज इक्वल टू m1a1, और यहाँ पे लग जाएगी Fk बराबर m2a2। तो m2a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू के n। सॉल्व करके हम लोग दोनों का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन के थ्रू इस पूरे मेथड को हम लोग और